नमस्ते एवरीवन। अभी तक हम ए की घात एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फलन क्यों क्या हो एक्सपोनेंशियल फलन हो तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी विशेष समाकलन कैसे निकालते हैं वो पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम क्यों क्या है साइन ए एक्स यानी क्यों का मान क्या हो साइन ए एक्स या कोस ए एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमें कोई अचल गुणांकों वाली व्यापक अवकल समीकरण दी हुई होगी तो हम उसे एफ डी में लिख सकते हैं क्योंकि वो फंक्शन ऑफ डी होती है। और क्यू हमारा क्या है आज क्यू का मान क्या है साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। यदि साइन ए एक्स या कोस ए एक्स हो तथा बी स्क्वायर की जगह हम क्या रखें माइनस ए स्क्वायर, क्या रखें बी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। तो एफ बी स्क्वायर का मतलब है सपोज तो एफ माइनस ए स्क्वायर और ये क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो तब Q इक्वल टू साइन ए एक्स के लिए पी आई क्या होगा पी आई होगा पी आई सामान्य रूप में यह होता है ना 1 अपॉन एफ डी और Q होता है। अब यहाँ पे एफ डी की जगह क्या होगा ये नॉट इक्वल टू 0 हो तब 1 अपॉन माइनस एफ ए स्क्वायर और Q की जगह साइन ए एक्स। जब Q का मान क्या हो cos ax हो तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर Q इक्वल टू इसके लिए भी क्या हो एफ डी स्क्वायर का मान क्या हो डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर रखें और वो क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो तब की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए पी आई डायरेक्टली लिखेंगे ऐसे ये याद रखना है। और एफ माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह हमने माइनस ए स्क्वायर रखा और उसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए। अर्थात डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रखने पर जीरो हो तो एफ डी का कम से कम डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक गुणनखंड होगा। एफ डी का क्या होगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक गुणनखंड होगा। माना इसके n गुणनखंड है कितने टोटल n गुणनखंड है अर्थात एफ डी बराबर क्या है 1 ये है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात n ये है। ऐसा है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्योंकि जगह पहली बार जब क्या हो साइन एक्स हो जब साइन एक्स हो तो क्या होगा माइनस एक्स की घात क्या होगी, इसका पी आई क्या होगा
ये होगा, याद रखना है हमें डायरेक्टली, और 2a की घात n फैक्टोरियल n और साइन के साथ ax प्लस n पाई बाई 2, ऐसा होगा जब क्यों क्या हो, साइन x हो, तथा q इक्वल टू क्या हो, cos ax हो, तो pi इक्वल टू क्या होगा, वही डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात n, ये क्या होगा, वही माइनस x की घात n डिवाइड बाई 2a की घात n और फैक्टोरियल n, साइन यहाँ पे cos है तो cos आएगा यहाँ भी, ऐसा होगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं और सोल्व करते हैं। ये रखा है, हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें पता है इसे हल करने के लिए हम, ये होता है इसका व्यापक हल, y इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI, यही होता है या नहीं होता है। अब ये हल होता है तो यहाँ पे सबसे पहले CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए हमें क्या जरूरी है, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो डी संकारक का फलन होता है उसमें हम d बराबर m रखने पर सहायक समीकरण निकल आती है। तो निकालो सबसे पहले इसकी सहायक समीकरण, हल दी गई अवकल समीकरण की एक्सिलरी इक्वेशन, डी बराबर m रखने पर m की घात 3 प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से m स्क्वायर दोनों पदों में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, m प्लस 1, यहाँ दोनों में से क्या ले सकते हैं, माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, m प्लस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 दोनों में से बाहर क्या बचा, ये m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यही बचा ना। अब यहाँ पे देखो, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, दो गुणनखंड m प्लस 1 और m माइनस 1 इसे, और m प्लस 1 तो है ही से हमारे पास पहले से, ये इसके 3 गुणनखंड हो गए। अब तीनों गुणनखंडों को 0 के बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर करने पर एक पहले वाले से क्या आया, m इक्वल टू माइनस 1, दूसरे से भी क्या आया, m इक्वल टू माइनस 1, तीसरे से m इक्वल टू 1। और हमें पता है जब दो गुणनखंड बराबर हो तो उसमें CF कैसे लिखते हैं, तो लिखो देखें, दो गुणनखंड बराबर हो उसके लिए CF, तो CF बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2x मल्टीप्लाई विद e की घात माइनस x प्लस C3 और e की घात m बराबर क्या है, 1 e की घात x। ये CF हुआ नहीं हुआ, यही हुआ ना CF। अब PI निकालो, देखें जहां क्या है, जहां ये C1 C2 क्या है, C1 C2 C3 स्वेच्छ अचर है, तो PI निकालना है हमें व्यापक हल के लिए। अब PI कैसे निकालते हैं, 1/FD और Q, ऐसा ही होता है PI। अब यहाँ पे देखो, FD की जगह हम क्या रख सकते हैं, d की घात 3 d स्क्वायर माइनस d माइनस 1, और Q की जगह क्या है हमारे पास, cos 2x, ऐसा ही है ना। अब हम यहाँ पे a बराबर क्या है, 2, इसकी जब cos ax से तुलना करेंगे तो d स्क्वायर बराबर हमें क्या रखना है, माइनस a स्क्वायर, यानी -4, d स्क्वायर की जगह -4 रखो। देखें तो ये -4d हुआ नहीं हुआ, क्योंकि d की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, d मल्टीप्लाई d स्क्वायर लिख सकते हैं ना। d स्क्वायर की जगह मैंने -4 रख दिया।
डी स्क्वायर की जगह ये -4 माइनस डी और -1, यहाँ पे क्या आएगा cos 2x, ऐसा ही आएगा। अब यहां से दोनों में -4d और -d कितना हुआ -5d, -4 और -1 -5, दोनों में से -5 कॉमन ले सकते हैं, -1/5, 1/d + 1 cos 2x। अब d + 1 है, ऊपर नीचे d - 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें d स्क्वायर बनाना है ना, तो ये d - 1 और नीचे क्या हुआ d स्क्वायर -1, ये हुआ नहीं हुआ, और ये cos 2x, d स्क्वायर बराबर क्या रखना है हमें -4। जब -4 रखेंगे -1/5, ये d - 1 -4 -1, ये कितना हुआ -5, -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1/25, और ये cos 2x का जब अवकलन करेंगे तो 2 sin 2x, और -1 से जब cos 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2x, ये हमारा pi आ गया। और व्यापक हल क्या होता है y = CA + PI होता है ना। एक्सरसाइज नंबर 10 हल कीजिए। d स्क्वायर + a स्क्वायर y = sin ax। हमें इसका व्यापक हल निकालना है। अब व्यापक हल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यापक हल y = क्या होता है CF + PI, यही होता है ना। और CF निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दी गई अवकल समीकरण की एक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई अवकल समीकरण की एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो फंक्शन होता है d का, उसमें हम d बराबर क्या रखते हैं m। ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन हुई। यहां से इसके दो खंडों में ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे m + i m - i लिख सकते हैं। अब दोनों गुणनखंडों को बराबर 0 करेंगे यहां से, तो m बराबर 1 तो क्या आया, यहां पे ये स्क्वायर है क्वेश्चन में भी, तो यहां पे इसके पहले तो ये दो ऐसे हुए, और इसके यहाँ पे 4 घात के भी 2 और 2 4, तो 4 गुणनखंड होंगे। इसके पीछे 2 गुणनखंड होंगे, m + i और m - i = 0। यहाँ से m बराबर i माइनस, यहाँ से m बराबर प्लस i, यहाँ से m बराबर माइनस i, और यहाँ से m बराबर i। ये आया नहीं आया, यहाँ पे दो मूल समान हैं। जब मूल सम्मिश्र हो और समान हो तो कैसे लिखते हैं हम, पता है ना आप लोगों को, ऐसे लिखते हैं क्या, y = c1 + c2x cos ax। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो या किसी ने ये वीडियो डायरेक्ट यहाँ देखा हो तो इसकी स्टार्टिंग की वीडियो भी देखें, तभी जाके ये सारी चीजें समझ में आएगी। c3 + c4x sin ax
ये हुआ इसका CF। अब PI क्या होगा? PI बराबर क्या होगा? 1/FD। और Q, FD क्या है? ये वाला पार्ट, और Q ये है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, यदि FD क्या हो, D² + A² की घात या ये हो, तो हम क्या लिखते थे? PI ऐसे लिखते थे ना, PI = 1/D की घात A² + A² n और sin AX के लिए लिख रहे थे। यहाँ पे ये होता तो -x की घात n डिवाइड बाई 2a की घात n और फैक्टोरियल n, और साइन के साथ sin AX + n π/2 ये लिखते थे। ये लिखा था ना हमने। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे? देखो n की जगह क्या है यहाँ पे? 2। क्या है n की जगह? 2, तो रखो लिखे यहाँ पे PI = में। तो ये होगा -x का स्क्वायर 2a का स्क्वायर फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे 2/2 क्या हुआ? कट हो गया, तो sin AX + π। ये स्क्वायर क्या हुआ? x² हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a² नीचे आया, और sin π + AX का मान क्या होता है? ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन का साइन चेंज होता है, लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होता। तो साइन का तो साइन रहेगा, क्या आएगा? माइनस sin AX s क्या आया? PI फिर -x² / 8a² sin AX। CF ये है, PI ये है, व्यापक हल क्या होगा? y = CF + PI, यही होता है। CF ये है पूरा का पूरा, C1 + C2x cos AX + C3 C4x sin AX -x² / 8a² sin AX, जहां C1 C2 C3 एंड C4 क्या है? स्वेच आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमें अवकल समीकरण ये दी हुई है। अब अवकल समीकरण ये दी हुई है, तो इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें व्यापक हल निकालना होता है। व्यापक हल के लिए वही प्रोसेस, CF + PI। CF क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब CF निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन होना चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है? इसमें जो FD फंक्शन है, तो उसमें D की जगह m रखेंगे, और m रखने पर जो फंक्शन बनेगा उसके गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड से हम मान निकाल के CF निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन किसकी? दी गई अवकल समीकरण की। D बराबर m रखेंगे, ये FD है, ये वाला पार्ट, और ये पूरा का पूरा क्या है? क्यों? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हुई? D की जगह m - 1 का स्क्वायर, m² + 1 का स्क्वायर = 0, ये है।
अब यहाँ पे कितने घात किए, 2 की घात 2 यानी 4 2 6, तो इसके कितने गुणनखंड होना चाहिए, 6 गुणनखंड होना चाहिए। तो यहां से m बराबर 1 1 2 बार, यहां से m स्क्वायर को हम m प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक तो होगा इसके दो गुणनखंड क्या क्या होंगे, m प्लस आयोटा और m माइनस आयोटा, इसका होल स्क्वायर, ये होगा ना। यहां से m बराबर प्लस आयोटा 2 बार और 2 बार ही इससे माइनस आयोटा और इससे 2 बार प्लस आयोटा और आयोटा, ये है या नहीं। अब यहाँ पे c अब कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे वास्तविक संख्या के लिए भी 2 गुणनखंड है और काल्पनिक संख्याओं में भी 2 2 है। तो वास्तविक संख्याओं में मूल समान हो तो उसके लिए c अब कैसे लिखते हैं, हमने फर्स्ट क्लास या इसकी फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा था। तो c अब बराबर वही c1 प्लस c2 x e की घात x प्लस इन दोनों से c3 प्लस c4 x और e की घात माइनस x, ये c3 प्लस c4 और ये आयोटा है तो यहाँ आयोटा प्लस माइनस आयोटा है तो उसके लिए हम ये लिखते हैं ना cos x प्लस c5 c6 x इनकी जगह sin x, ऐसा होगा नहीं होगा। अब pi निकालते हैं, pi क्या होता है, 1 अपॉन d माइनस 1 का स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो एफ डी है। क्यू का मान क्या है, ये रहा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ई एक्स, ऐसा ही है ना। और सबसे पहले इसे दो भाग में करें क्योंकि एक तरफ तो साइन वाला है एक तरफ एक्सपोनेंशियल है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन डी माइनस 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पहला वाला हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये दूसरा ले लो 1 अपॉन डी माइनस 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये e की घात x। ठीक है, इसे हम pi1 दे देते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट करने में क्या होगी प्लस pi2 सुविधा होगी। सबसे पहले pi2 को लेते हैं, देखें e की घात x। अब देखो हमने जब एक्सपोनेंशियल के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं लघु मेथड यानी शॉर्ट मेथड पढ़े थे, तो वहां पे लिखा था मैंने ऐसा कुछ एफ डी बराबर क्या हो, यदि q इक्वल टू क्या हो e की घात ax हो और एफ डी बराबर क्या हो d माइनस a की घात r, क्यों फाई डी ऐसे लिखा था फाई डी, जहां फाई डी की जगह ए रखेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 है और d माइनस ए की घात r है, तो pi क्या होता था a की घात r फाई d और e की घात ax। अब यहाँ पे d माइनस ए की घात r है तो उसे क्या लिखते थे फाई d की जगह क्या रखते थे फाई a, तो ये हो गया और यहाँ पे x की घात r डिवाइड बाई फैक्टोरियल r और e की घात ax। ऐसे इसके लिए ये तो क्या है
क्यू डी, तो यहाँ पे ए क्या है हमारा 1, यहाँ पे रखो 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या हुआ ए बी, आर इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे 2। अब रखो देखिए इसमें, यानी क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई विथ e की घात x, और यहाँ पे d की जगह 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 4 दूनी 8 और x स्क्वायर e घात x, ये हुआ हमारा PI2। और अब हमें निकालना है PI1। इसे समीकरण 1 दे दो, इसे 2 दे दो, क्योंकि हमें लास्ट में लिखने में आसानी होगी। अब PI1 निकालते हैं, 1/FD, और ये यहाँ पे पूरी जगह वही है, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, d माइनस 1 का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ये साइन स्क्वायर x बाई 2 है, ये साइन स्क्वायर x बाई 2, तो इसे डायरेक्टली तो नहीं सोल्व कर सकते, इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x बाई 2 को हम 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं क्या। देखिए देखो लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो याद होंगे आप लोगों को। ये अब 1/2 में डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूं, और ये 1/d माइनस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस x, कैसा हुआ। अब ये 1 है, 1 इधर जाएगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो -1 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, फिर ये -1, ये बोला माइनस 1/d माइनस 1 का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और cos x। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, ये मान लो वो FD है ना, क्या हो d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे क्यों क्या हो, सपोज साइन नहीं कोस ही लेते हैं, हमारे पास कोस है तो कोस x हो, और FD बराबर क्या हो d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात r, ऐसा दिया हो, और फाइव d दिया हो, 5d स्क्वायर, यहाँ पे ये 5d दिया हुआ है, और ये क्या है 5d स्क्वायर जो फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 है जब d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रखने पर, ये वाला, और इसकी घात r है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, 1/pi कैसे लिखेंगे, pi इसे तो लिखेंगे ना, यहाँ पे तो डायरेक्टली -1 रख देंगे, माइनस a स्क्वायर रख देंगे, और इसके लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे घात r है तो -x की घात r, नीचे 2a की घात r और फैक्टोरियल r, और क्यों क्या है हमारा क्यों क्या है हमारा यहाँ पे cos ax, तो cos के साथ ax प्लस r पाई बाई 2 ये होता है, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पे भी d माइनस 1 को सोल्व करो सबसे पहले, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, d स्क्वायर माइनस 1, d माइनस 1 को ऐसे एक्सपांड नहीं कर सकते क्या, d स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो a बराबर क्या है 1, तो d स्क्वायर बराबर हम क्या रखेंगे -1, रखो -1, देखें इसमें तो मत रखो, इसमें रखो, इसको एक्सपांड कर देते हैं ऐसे, -1 माइनस
अब -1 रखेंगे, -1 और प्लस का 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे -2d बचेगा, नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे हम, -x की घात 2 तो ऊपर आएगा और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में देखो क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग 2a, a क्या है 1, यानी 2 × 1 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई 1 है, मैं डायरेक्टली 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ना, तो डायरेक्टली 2 का स्क्वायर लिखता हूँ। फैक्टोरियल r, हमारी घात कितनी है 2, तो फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 2/2 रखेंगे तो पाई हो गया, तो ये क्या हुआ cos ax प्लस पाई। ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो नीचे हो गया -x का स्क्वायर, x²। 1/d को हम इंटीग्रल बोलते हैं, तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा, सॉरी ये cos ax प्लस पाई, यहाँ पे माइनस cos x यही आएगी, ये -1/2 प्लस x² डिवाइड बाई 32, डी से इसे cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है ना, तो ये माइनस sin x, तो हमारा कंप्लीट pi क्या आया, pi1 प्लस pi2, pi1 तो ये रहा -1/2 माइनस x² sin x डिवाइड बाई 32 प्लस x² बाई, ये तो pi हुआ, और CF हमें पता था, अतः व्यापक हल y = CF प्लस pi, तो CF का मान तो हमें पता था, तो समीकरण 1 मुझे दे दो 2 3, इसे 4 लिखो, समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर अभिष्ट हल प्राप्त होता है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।